Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़ी की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता, कोई पत्थर भगवान नहीं होता। माय डियर गाइस, माय डियर फ्रेंड्स, जब तक चोट नहीं खाएगा, मतलब पत्थर काफ़ी चोटें सहन करता है, फिर भगवान बनाए जाते हैं, मूर्ति बनाई जाती है, उसकी पूजा होती है। तो आप खुद ब खुद संघर्ष करिए, मेहनत करिए और उस पत्थर की तरह अपने ऊपर तमाम आपदाओं को, समस्याओं को सहन करते हुए एक प्रतिमा बन जाइए, जिससे लोग मिसाल बन जाएं। आप मिसाल बन के लोगों के सामने जाएं। मेहनत करिए, संघर्ष करिए। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड इंग्लिश इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पॉइंट्स का पार्ट 2 डिस्कस किया जाएगा रिलेटेड टू विलियम वर्ड्सवर्थ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्यारा चैप्टर चल रहा है। एक एक पॉइंट बड़े लेबर के साथ, मेहनत के साथ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो प्रोवाइड करते हैं, करते रहेंगे फ्रेंड्स। बस आप कंजूसी ना करें, प्यारा सा एक कमेंट टपका दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, तो हमें भी हर्ष होगा कि हमारे जो भी चाहने वाले हैं क्या लगाव है। चलिए, फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है गाइस, वर्ड्सवर्थ मैग्नम ओपस इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द प्रेल्यूड, a semi-autobiographical poem. मैग्नम ओपस, मैग्नम ओपस क्या है वर्ड्सवर्थ का? तो क्या माना जाता है? मैग्नम ओपस मतलब महान कृति इसे कहते हैं। वो क्या है? उनका प्रेल्यूड है। क्या है? प्रेल्यूड। और ये क्या है? एक सेमी ऑटोबायोग्राफी। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। मैग्नम ओपस क्या है? प्रेल्यूड है। क्या चीज है? एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। अगला पॉइंट देख लीजिए, इसी से संबंधित है। पोस्टमसली टाइटल्ड एंड पब्लिश्ड बाय हिज वाइफ इन द ईयर ऑफ हिज डेथ, बिफोर विच इट वाज जनरली नोन एज द पोएम टू कॉलरेज। यहाँ से कई क्वेश्चन बन रहे हैं, आपकी जानकारी को बता दें। 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद इस पोएम को उनकी पत्नी विडो, कौन थी? मैरी हचिंसन। क्या नाम था? मैरी हचिंसन, HUST हचिंसन। तो 1850 में, मान के चलिए 1850 में उनकी पत्नी जो विडो हो गई थी मैरी हचिंसन, उन्होंने इसका पब्लिशन कराया था। अब उससे पहले क्या नाम दिया गया था प्रेल्यूड का? द पोएम टू कॉलरेज। कोई उन्होंने जो है टाइटल नहीं दिया था इससे पहले, इसका नाम था द पोएम टू कॉलरेज, मतलब कॉलरेज के लिए पोएम। लेकिन बाद में जो टाइटल दिया था द प्रेल्यूड, ये किसने दिया था? मैरी हचिंसन ने इस नाम से ये प्रकाशित की थी। और क्या थी ये? सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे गाइस, बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट कहना चाहिए। वर्ड्सवर्थ वाज पोएट लॉरेट फ्रॉम 1843 until his death from pleurisy on 23rd of April 1850। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरेट कब बने थे? 1843 में बने थे। और कब तक रहे थे? कब बने थे? देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, पोएट लॉरेट कब बने? 1843। कब तक रहे थे? 23 अप्रैल 1850, मतलब जब तक उनकी मृत्यु हुई थी। अब मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो फॉस्फोरावर उनके लिए बीमारी बनी थी, इससे उनकी मृत्यु हुई थी। लिखा है, ही रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल नेम्स इन इंग्लिश पोइट्री एंड वाज अ की फिगर ऑफ द रोमांटिक पोइट्स।
उन्होंने अंग्रेजी पोइट्री में सबसे पहचान बनाने वाले लोगों में से अपना नाम एक बनाया था, जो कि रोमांटिक कवियों में एक प्रमुख व्यक्ति के नाम से जाने जाते थे। आपको बताएं जो पोइट लॉरेट बने थे, आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है क्वेश्चन, पोइट लॉरेट बने थे, इनसे पहले पोइट लॉरेट कौन था, किसके बाद ये मतलब 1843 तक पोइट लॉरेट कौन हुआ था। कमेंट्स बॉक्स में आपको लिखना है कि आपकी तैयारी कैसी है, इस क्वेश्चन से आप जान सकते हैं। कितने लोग कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देंगे 1843 से पहले पोइट लॉरेट कौन था, या किसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ को पोइट लॉरेट बनाया गया था। अगला है पॉइंट, इन 1798 अबाउट द टाइम ही बिगेन द प्रेल्यूड। अब देखिए उन्होंने प्रेल्यूड की शुरुआत कब की थी लिखना, तो 1798 में शुरुआत की थी। पब्लिश कब हुआ था, 1850 में। कब हुआ था, 3 मंथ आफ्टर द डेथ ऑफ द पोएट, और वी कैन से वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के 3 महीने बाद, मतलब 23 अप्रैल को उनकी मृत्यु हुई थी, और 3 महीने बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब जुलाई में जाकर कहीं इसको उनकी पत्नी ने प्रेल्यूड को प्रकाशित कराया था। और स्टार्टिंग कब हुआ था इसका, 1798 में ये शुरुआत की थी लिखना उन्होंने। अगला पॉइंट है गाइस, द ईयर 1793 saw the first publication of poems by Wordsworth in the collections An Evening Walk and Descriptive Sketches। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले शुरुआत वर्ड्सवर्थ ने अपनी कविताओं का पहला प्रकाशन कब किया था, तो 1793 में किया था, और किया था एन इवनिंग वॉक ऑफ डेस्क्रिप्टिव स्केचेस में इसका संग्रह हुआ था। मतलब एक ग्रुप बनाया गया था। इन 1795, डेट का विशेष ध्यान रखें, डेट का भी पूछी जाती है। ही रिसीव्ड ए लीगेसी ऑफ $900 from Leslie Calvert and was able to pursue a career as a poet। 1795 में रेस्ली कैवर्ट ने 9,000 पाउंड की विरासत मिली उन्हें, और वे एक कवि के रूप में अपना कैरियर बनाने में सक्षम हुए थे, एबल हुए थे। कहाँ से मिली थी, रेस्ली कैवर्ट से 9,000 पाउंड मिले थे। पाउंड चलते हैं, डॉलर का चिन्ह इस तरह से होता है, पाउंड का चिन्ह है। तो 1795 मिले थे, कितने, 900। कहाँ से, रेजली कारवार से। वहाँ से उन्होंने अपनी अच्छा खासा अपना करियर शुरू किया था। नेक्स्ट वन है, इन 1795 सेम ईयर ही मेड सैमुअल टेलर कॉलेज इन समरसेट। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि सैमुअल या एसटी कॉलेज से उनकी भेंट कब हुई, तो 1795 में। कहाँ हुई थी, समरसेट में। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस, विलियम एंड हिज सिस्टर डोरोथी। विलियम मतलब वर्ड्सवर्थ लिव्ड एट रेस डाउन हाउस इन डॉरसेट। कहाँ रहते थे, रेस डाउन हाउस में, डॉरसेट में रहते थे। अ प्रॉपर्टी ऑफ द पेनी फैमिली। ये प्रॉपर्टी किसकी थी, उनकी जो है पेनी फैमिली अर्थात पिन्नी परिवार की संपत्ति हुआ करती थी। टू द वेस्ट ऑफ पिल्सडन पेन, मतलब पिल्सडन पेन के पश्चिम में। दे वॉक्ड इन द एरिया फॉर अबाउट 2 hours डेली। लगभग वो 2 घंटे वहाँ एरिया में घूमा करते थे। एंड द नियर बाई हिल्स कंसोल्ड डोरोथी एज सी पाइंड फॉर द फेल्स ऑफ हर नेटिव लेकलैंड। वो घूमा करते थे और उन्हें अपना स्वयं का लेकलैंड महसूस होता था। यहाँ पे मेन चीज की क्वेश्चन यहाँ से बनेगा गाइस कि डोरोथी और विलियम वर्ड्सवर्थ कहाँ रहे थे, तो रेस डाउन हाउस में रहे थे, डॉरसेट में था। किसकी प्रॉपर्टी थी, तो पेनी फैमिली की थी। ठीक है, इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगला पॉइंट लिया है, डोरोथी रोड। एक बार डोरोथी ने लिखा था,
We have hills which seen from a distance almost take the character of mountains, some cultivated nearly to their summits, others in their wild state, covered with furs and broom. These delight me the most as they remind me of our native wilds. मतलब उन्होंने जो उनकी सिस्टर थी उन्होंने कुछ लाइनें लिखी थी, ये पूछ लिया था कि लाइनें किसकी हैं ये। यहाँ से 2-3 यहाँ तक दे देगा। वी हैव हिल्स विच सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस डॉट डॉट करके लास्ट के वर्ड या पूरा दे सकता। तो किसकी लाइनें थी? ये डोरोथी वर्ड्सवर्थ की लाइनें थी। लिखा था उन्होंने कि हमारे पास पहाड़ियाँ हैं जो दूर से देखने पर लगभग पहाड़ों जैसी लगती हैं, कुछ को उनके शिखर तक खेती की जाती है, अन्य जंगल अवस्था में फर्ज और झाड़ू से ढके होते हैं। ये मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्न करते हैं क्योंकि ये मुझे हमारे मूल जंगली इलाकों की याद दिलाते हैं। जब आदमी कहीं जाता है नई जगह तो उसे अपने नेटिव लैंड की याद आती है और वो कहता है कि इस तरह से ये जैसे हमारे यहाँ हुआ करते जंगल ऐसे ही यहाँ पर है। तो ये लाइनें पूछ ली जाती है इसलिए मार्क कर दिया। नेक्स्ट है इन 1797 1797 द पेयर मूव टू एप्लॉक्सटन हाउस सॉमरसेट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि 1797 में दोनों पेयर अर्थात डोरोथी और वर्ड्सवर्थ कहाँ पे उन्होंने मूव किया था? एप्लॉक्सटन हाउस जो कि सॉमरसेट में था। जस्ट अ फ्यू मील्स अवे फ्रॉम कॉलरिज होम इन नेदर स्टोवे। और जो कॉलेज के घर से बस थोड़े से ही दूरी पर था। टुगेदर वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज विद इंसाइट्स फ्रॉम डोरोथी प्रोड्यूस्ड लिरिकल बैलाड 1798। और कहा गया है कि डोरोथी की अंतर्दृष्टि के साथ साथ कॉलेज और वर्ड्सवर्थ ने मिलकर के लिरिकल बैलाड 1798 को स्थापित किया था, जो कि क्या था? एन इम्पॉर्टेंट वर्क इन द इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट। इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट का एक महत्वपूर्ण वर्क माना जाता था। तो उन्होंने देखिए डोरोथी भी साथ में थी, पता हो आपके लिए, दोनों ने मिलकर किया था और इसका भी कुछ सहयोग रहा होगा। 1798 में लिरिकल बैलाड आया था। अगला है द वॉल्यूम गेव नाइदर वर्ड्सवर्थ नॉर कॉलरिज नेम एज ऑथर। इस वॉल्यूम के लिए जो उन्होंने 1798 में वॉल्यूम लाए थे, क्या लाए थे? लिरिकल बैलाड। ना तो उन्होंने वर्ड्सवर्थ का नाम दिया था उसमें, ना ही ऑथर के रूप में किसी कॉलेज का। दोनों लिखा था वैसे, क्योंकि उसमें थोड़ी सहभागिता डोरोथी की भी रही होगी, ये आप सोच के चलिए। तो इसलिए उन्होंने किसी का नाम इसका नहीं दिया था कि इसका ऑथर कौन है। वन ऑफ वर्ड्सवर्थ मोस्ट फेमस पोएम्स, वर्ड्सवर्थ की सबसे फेमस पोएम में से टिंटन एवे वाज पब्लिश्ड इन दिस कलेक्शन। मतलब जो 1798 का जो वो था लिरिकल बैलाड का पब्लिकेशन, इसमें उनकी सबसे प्रसिद्ध कविताओं में टिंटन एवे मानी जाती है, इसका भी इसमें पब्लिशन हुआ था। अलॉन्ग विद कॉलरिज द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर। तो इनके साथ साथ कॉलेज की महत्वपूर्ण कविता थी द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, ये भी इसमें पब्लिश हुई थी प्रकाशन में, जो 1719 में बैलाड्स आया था। अगला देखिए द सेकेंड एडिशन पब्लिश्ड इन 1800। ये पूछा जाता है कि पहला एडिशन कब आया था? 1798 में। दूसरा कब आया था? 1800 में। हैड ओनली वर्ड्सवर्थ लिस्टेड एज द ऑथर एंड इंक्लूडेड ए प्रीफेस टू द पोएम्स। और जो 1798 के बाद पहला आया था और 18 में दूसरा एडिशन आया था, जिसमें जो संस्मरण था अगला, इसमें क्या था? केवल वर्ड्सवर्थ को लेखक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था और कविताओं की प्रस्तावना भी इसमें शामिल थी। देखिए यहाँ पूछा जाता है कि सेकेंड एडिशन कब आया था? तो 1800 में आया था। इसमें ऑथर किसको माना गया था? वर्ड्सवर्थ को ये नॉमिनेट कर दिया गया था। और इसमें क्या था? प्रीफेस था, मतलब जो पोइम्स की प्रस्तावना उसमें वर्णित थी। नेक्स्ट, इट वाज ऑगमेंटेड सिग्निफिकेंटली इन द नेक्स्ट एडिशन थर्ड पब्लिश्ड इन 1802। और 1802 में प्रकाशित अगला जो संस्करण था तीसरा, इसमें से महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट रूप
से बढ़ाया गया था। देखिए उसमें कुछ लिखा गया था 1800 में, फिर 1802 में से और ज़्यादा विस्तृत किया गया था। ये तीसरा एडिशन था 1802 में। देखिए 1798 में पहला और 1800 में दूसरा और 1802 में तीसरा प्रकाशन हुआ था। डेट पूछ ली जाती है इसकी। इन दिस प्रीफेस वर्ड्सवर्थ आल्सो गिव्स हिज फेमस डेफिनेशन ऑफ पोइट्री। ठीक है, पूछा जाता है कि वर्ड्सवर्थ ने अपनी फेमस डेफिनेशन किस प्रीफेस में दी थी। तो ये 1800 वाला प्रीफेस था जो 1802 में भी इसे बढ़ाया गया था। इसमें ही इन्होंने अपनी, या तीसरा थर्ड कहना चाहिए, थर्ड पब्लिकेशन में उन्होंने एक डेफिनेशन दिया था, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। मतलब उन्होंने ये लाइनें दी थी वर्ड्सवर्थ ने, शक्तिशाली भावना को सहज अतप्रवाह, ये शांति में याद की गई भावना से उत्पन्न होती हैं, और पुस्तक में अपनी कविताओं को प्रैक्टिकल के रूप में कहा गया था। एंड कॉल्स हिज ओन पोएम्स इन द बुक एक्सपेरिमेंटल। उन्होंने प्रैक्टिकल के रूप में इस पोएम को कहा गया था। अगला देखिए फिर महत्वपूर्ण पॉइंट है, द फोर्थ एंड फाइनल एडिशन, मतलब चौथा और अंतिम एडिशन लिरिकल बैलाड्स का वाज पब्लिश्ड इन 1805। अंतिम और चौथा एडिशन कब आया? 1805 में। तो 4 एडिशन थे इसके आए थे। पहला 1798 में आया था, दूसरा 1800 में आया था, तीसरा 1802 में आया था और चौथा 1805 में। तो कुल कितने इसके एडिशन हुए थे? 4। ये कई क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, कुल कितने हुए? तो 4 ऐसे पूछ लेगा। दूसरा कब आया था? 1800 में आया था। तीसरा कब आया था? 1802 में। और लास्ट और चौथा कैसे पूछ सकता है? लास्ट एडिशन या फोर्थ एडिशन 1805 में, और फर्स्ट वाला आपका 1798 में। अगला देखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट में लिया है हमने, बिटवीन 1795 एंड 1797, इन दशकों के बीच में वर्ड्सवर्थ रोट हिज ओनली प्ले। देखिए ये भी पूछा जाता है कि वर्ड्सवर्थ ने केवल एकमात्र प्ले लिखा है, द बॉर्डर्स, अ वर्स ट्रेजेडी। कैसे लिखा हुआ है? वर्स ट्रेजेडी है। सेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हेनरी थर्ड ऑफ इंग्लैंड। बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनना है। देखिए क्या बनना है कि 1795 और 1797 के बीच में वर्ड्सवर्थ की कौन सी कृति आई, क्या लेख लिखा? तो उन्होंने केवल ओनली प्ले, केवल एकमात्र प्ले बॉर्डर लिखा था। बॉर्डर्स कैसी लिपि में लिखा हुआ, कैसे लिखा था उन्होंने? तो ये क्या है? ये वर्स ट्रेजेडी है। किसके शासनकाल में लिखा गया था? किंग हेनरी थर्ड ऑफ इंग्लैंड। 4-5 क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं आपको, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला पॉइंट है गाइस, ही अटेम्प्टेड टू गेट द प्ले स्टेज्ड इन नवंबर 1797। देखिए उन्होंने प्रयास किया। अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि वर्ड्सवर्थ ने कब प्रयास किया अपने प्ले को स्टेज पर लाने का? तो नवंबर 1797 में। हाउएवर फिर भी इट वाज रिजेक्टेड बाय थॉमस हैरिस। थॉमस हैरिस ने फिर उसे रिजेक्ट कर दिया था, द मैनेजर ऑफ द कावेंट गार्डन थिएटर। थॉमस हैरिस कौन था? मैनेजर था किसका? कावेंट गार्डन थिएटर का। हु प्रोक्लेम्ड impossible that the play should succeed in the representation। उसने लिखा भी था, ये पूछा जाएगा, इट इम्पॉसिबल दैट द प्ले शुड सक्सीड इन द प्रेजेंटेशन। किसने लिखा था? थॉमस हैरिस ने लिखा था। अब इन्होंने प्रयास कब किया था इसको स्टेज पर लाने का? नवंबर 1797 में। लेकिन इसका क्या हुआ? ये रिजेक्ट कर दिया गया था। किसने किया था? थॉमस हैरिस ने। थॉमस हैरिस कौन थे? द मैनेजर ऑफ द गार्डन, कावेंट गार्डन जो थिएटर था उसके मैनेजर थे। उन्होंने ये लिखा था कि ये जो है जरूरी नहीं है कि ये किसी प्रकार से सक्सीड हो जाए। उन्होंने कहा था कि असंभव है कि नाटक प्रस्तुति सफल हो, इसलिए उन्होंने जो कावेंट गार्डन थिएटर के वो थे मैनेजर थॉमस हैरिस, इसे निगलेक्ट कर दिया था। कई क्वेश्चन यहाँ से बन सकते। अगला पॉइंट लिया है डियर, द प्ले वाज नॉट पब्लिश्ड अंटिल 1842 आफ्टर सब्सटीटेंटल रिविजन्स।
और पब्लिश कब तक नहीं हुआ था? 1842 तक ये पब्लिश भी नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ जो है थोड़ा बहुत चेंजिंग करेक्शन की आवश्यकता थी और काफ़ी संशोधन के बाद भी, मेरे तमाम संशोधन किए फिर भी 1842 तक ये प्रकाशित नहीं किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला है, वर्ड्सवर्थ, डोरोथी एंड कॉलरिज ट्रेवल टू जर्मनी इन द ऑटम ऑफ 1798। वर्ड्सवर्थ, डोरोथी और कॉलरिज तीनों ने किस समय जर्मनी की यात्रा की थी? तो 1798 में की थी, ऑटम सीजन था और जर्मनी की यात्रा उन्होंने की थी। ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है गाइस, ड्यूरिंग द हार्श विंटर ऑफ 1798-99 वर्ड्सवर्थ लिव्ड विद डोरोथी इन गोसलर। और विंटर के समय में कहाँ रहे थे वर्ड्सवर्थ? क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वर्ड्सवर्थ और डोरोथी दोनों कहाँ रहे थे? गोसलर में रहे थे। कब? 1798 और 99 के विंटर सीजन में। एंड डेस्पाइट एक्सट्रीम स्ट्रेस, काफ़ी परेशान तनाव के बावजूद, एंड लॉनलीनेस, अकेलापन, बिगेन वर्क ऑन द ऑटोबायोग्राफिकल पीस दैट वाज लेटर टाइटल्ड द प्रेल्यूड। तमाम टेंशन थी, उनके दिमाग में परेशानियां थी, फिर भी उन्होंने अपने जो ऑटोबायोग्राफी आत्मकथात्मक कृति द प्रेल्यूड, इस पर उन्होंने अपना काम करना जारी रखा, जिसे बाद में द प्रेल्यूड नाम लिखा था। इससे पहले नाम क्या था? पीछे मैंने बताया था, पोएम टू कॉलेज। अगला है गाइस, ही रोट सेवरल अदर फेमस पोएम्स इन गौसलर। मतलब देखिए, बहुत सी पोएम उन्होंने गौसलर में लिखी थी। ये भी पूछा जाता है कि मोस्टली उनकी पोएम कहाँ लिखी थी? इंक्लूडिंग द लूसी पोएम्स। जो लूसी पोएम्स थी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, वो भी इसमें शामिल थी। और बहुत अन्य पोएम कहाँ लिखी थी? उन्होंने गौसलर में लिखी थी। किसने? वर्ड्सवर्थ। इन ऑटम ऑफ 1799 वर्ड्सवर्थ एंड हिज सिस्टर रिटर्न टू इंग्लैंड। पूछा जाता है कि वर्ड्सवर्थ और उसकी सिस्टर गौसलर से कब वापस हुए थे? तो 1799 में इंग्लैंड को वापस हुए थे। एंड विजिटेड द हचिंसन फैमिली एट शॉकबर्न। और उन्होंने उसी समय 1799 में हचिंसन के परिवार, जो कि शॉकबर्न में रहता था, कहाँ रहता था? शॉकबर्न, वहाँ पर उनसे मुलाकात की, वहाँ की यात्रा। अगला है, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदे या सदे केम टू बी नोन एज द लेक पोर्ट्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेक पोर्ट्स कौन कौन जाने जाते हैं, या इनमें से लेक पोर्ट कौन नहीं है? 4 ऑप्शन दिए होंगे, वर्ड्सवर्थ होगा, कॉलरिज होगा, सौदे होगा, एक आध नाम और दे देंगे, पीवी शैले दे देंगे, तो वो लेक पोर्ट्स नहीं है। ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, सदे क्या जाने जाते हैं? लेक पोर्ट्स के नाम से। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? आपको आनंद आया, बढ़िया लगा तो लिखिए कमेंट्स बॉक्स में। मेहनत करते रहिए, आप सिलेक्ट होंगे। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।